ओके, तो हम क्या देख रहे थे? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है, अभी मैंने बताया था कि टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो उसमें पहला फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। तो पहला पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसको समझते हैं, ये क्या है? आर्टिकल 14 says that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of the laws and equal protection of the laws equal protection of the laws within the territory of India, within the territory of India। ठीक है, यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट। अब देखिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है स्टेट, यानी ये किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट। द स्टेट शैल नॉट, स्टेट का मैंने जो भी डिफिनीशन बताया है आर्टिकल 12 में, स्टेट का डिफिनीशन किसमें है? आर्टिकल 12 में। तो जो भी उस डेफिनेशन में है वो सारे स्टेट कहलाएंगे, और उनके लिए ये आर्टिकल ये बोला गया है आर्टिकल 14 में कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग समझना, ये क्या है? ठीक है, कानून के सामने समान अधिकार, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं, एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और दिस राइट is given to all persons whether citizen, ठीक है, given to all persons, citizen and foreigner, citizens and foreigners both। ठीक है, ये राइट सिटीजन को भी दिया गया है और फॉरेनर को भी दिया गया है। ठीक है, तो यहां देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें, दो टर्म यूज किया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉज, the concept of equality before law, the concept of equality before law is of
ब्रिटिश origin, is of British origin. The concept of equality before law is of British origin. While the concept of, ठीक है, और जो दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो हमने अमेरिका से लिया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिश से लिया है कंसेप्ट, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, द इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने कहां से लिया? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। और ये क्या कहता है? ये दो चीजों को डिनोट करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ दो चीजों को बताता है। पहला, द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। प्रिविलेज मतलब सुविधा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे व्यक्ति लॉ के सामने समान हैं। किसी भी व्यक्ति को स्पेशल सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, पहला इसका मतलब ये हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का पहला मतलब क्या है? कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। दूसरा, स्पेशल प्रिविलेज करने का मतलब कि जैसे किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, तो उसका अरेस्ट नहीं होगा या फिर उसको सजा नहीं होगी। मतलब किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। कानून के सामने सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड। सब्जेक्शन का मतलब सब्जेक्शन का मतलब हर व्यक्ति समान तरीके से लॉ के अंडर होगा, है ना। सब्जेक्शन का मतलब हर व्यक्ति समान तरीके से हर लॉ के अंदर होगा, यानी लॉ के नीचे होगा, यानी हर किसी को समान तरीके से लॉ को फॉलो करना होगा, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। ठीक है, चाहे सोसाइटी में बड़ा नाम वाला व्यक्ति हो या छोटे नाम वाला व्यक्ति हो, है ना। तो सारे व्यक्तियों को लॉ को एक समान तरीके से मानना होगा। सब लोग लॉ के अंडर एक समान तरीके से होंगे। अब देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें बोला गया है absence of a special privilege in favor of any person। ठीक है, इसमें आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट में कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है। ठीक है, उनको कुछ प्रिविलेज सुविधाएं दी जाती है कि जैसे सेशन चलता रहेगा तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, इस तरह की कुछ सुविधाएं हैं। तो ये सुविधाएं उन्हें इसलिए दी गई हैं ताकि उनका जो काम है उसमें उनको बाधा ना पहुंचे, इसलिए नहीं दी गई है कि वो स्पेशल व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, उन्हें स्पेशल प्रिविलेज देने के पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, यानी लॉ के अंदर सभी लोग समान रूप से हैं, सभी लोग समान रूप से उसे फॉलो करना होगा सभी को, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। अब ये हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, दूसरा जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, उसको समझते हैं हम लोग। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इस कंसेप्ट को हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हमने अमेरिका से लिया है। The concept of equal protection of law
लॉ इज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन ओरिजिन, ठीक है। इट कोनो इट connotes it connotes it connotes two things. First, the equality of treatment, the equality of treatment, equality of treatment under equal circumstances, under equal circumstances, ठीक है। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। सेकेंड थिंग, सेकेंड क्या बताता है ये, ठीक है। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ to all persons who are similarly situated, to all persons who are similarly situated, ठीक है। and the third thing it connotes is and the third things it connotes is the like should be treated alike without any discrimination, the like should be treated alike without any discrimination, ठीक है। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, अ नेगेटिव कंसेप्ट। क्यों नेगेटिव है? इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये रोक रहा है, जहां भी रुकावट आता है, जहां भी रोका जाता है, वो नेगेटिव कंसेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या बोलता है? द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। यानी आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, ठीक है। तो जहां भी नहीं नेगेटिव आए उसे वो नेगेटिव कंसेप्ट होता है। while the equal protection of law is a positive concept, ठीक है। while the equal protection of law is a positive concept, पॉजिटिव क्यों है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या बोलता है? द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये पॉजिटिव है। मतलब बोल रहा है कि ऐसे ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे इक्वल सर्कमस्टांसेस में, है ना। तो ये पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि हम लोग ट्रीट करेंगे। और वो क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, यानी किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट हो गया और ये पॉजिटिव कंसेप्ट हो गया उस सेंस में। लिखे however both of them aim at establishing equality of legal status, equality of legal status, equality of legal status, opportunities and justice,
ठीक है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, एक नेगेटिव कंसेप्ट है, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, दोनों क्या एस्टेब्लिश कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब आपका, मेरा, सारे लोगों का एक जैसा लीगल स्टेटस है, यानी आप सभी को, हम सभी को एक जैसे लॉ को फॉलो करना है। ठीक है, अगर लॉ को हम तोड़ते हैं तो हमारे साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जो कि सिमिलर्स है, सिमिलर सिचुएशन में जो कि सिमिलर स्टैंड करते हैं। ठीक है, दूसरा है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लीगल अपॉर्चुनिटी। However, both of them aims at establishing equality of legal status, legal opportunity and justice. अपॉर्चुनिटी का मतलब अपने आप को साबित करने का अवसर। जैसे आपने कोई क्राइम किया था, सबको एक जैसा अवसर दिया जाएगा अपने आप को सही साबित करने का। ठीक है, और सबको एक जैसा न्याय मिलेगा। दोनों का पर्पस यही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। दोनों का पर्पस है कि हम लीगल, इक्वल लीगल स्टेटस, इक्वल लीगल अपॉर्चुनिटी और इक्वल लीगल जस्टिस को अचीव करें। ठीक है, देखिए इसके बारे में, आर्टिकल 14 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है, कुछ जजमेंट दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है आर्टिकल 14 के बारे में। सुप्रीम कोर्ट held that where equals and unequals are treated differently, where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पे इक्वल्स को और अनइक्वल्स को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जहां पे इक्वल और अनइक्वल को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है, वहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। मतलब इक्वल्स मतलब कॉमन पीपल, एक जैसा ट्रीटमेंट है। अनइक्वल्स मतलब एमपीज। ठीक है, एमपीज हमारे जैसा नहीं है, समान नहीं है, उनका अलग प्रिविलेज है, तो उनको, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आर्टिकल 14 वहां पे अप्लाई नहीं करता है, इसलिए। ठीक है, देखिए while Article 14 forbids class legislation। आयुष, आवाज आ रहा है आपका, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए यहाँ पे while Article 14 forbids class legislation। ठीक है, क्लास लेजिस्लेशन, it permits reasonable classification of persons, reasonable classification of person। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बाय लॉ। क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है, यानी रोकता है। यानी जो लेजिस्लेशन होगा, जो लॉ बनेगा, वो क्लास वाइज नहीं बनेगा, वो लॉ सबके लिए समान है।
क्लास वाइज लॉ बनाने को रोकता है आर्टिकल 14। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि कोई भी लॉ क्लास वाइज नहीं बनेगा, इस क्लास के लिए अलग लॉ, उस क्लास के लिए अलग लॉ, ऐसा नहीं बनेगा, लॉ सबके लिए समान बनेगा। बट आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। ठीक है, पर्संस का रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है, यानी आर्टिकल 14 परमिट देता है कि पर्संस का रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है बाय लॉ। अब इसी के अंदर एक और कंसेप्ट को समझना है हमें, रूल ऑफ लॉ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया था। रूल ऑफ लॉ, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ is an element of the concept of rule of law। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो एक एलिमेंट है, एक तत्व है, किसका? रूल ऑफ लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ का ही एक पार्ट है। यानी रूल ऑफ लॉ एक बड़ा कंसेप्ट है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसका एक पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और चूंकि दोनों कंसेप्ट ब्रिटेन में डेवलप हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, ये दोनों कंसेप्ट ब्रिटेन में डेवलप हुआ है। ठीक है, और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो रूल ऑफ लॉ का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसी का एक एलिमेंट है। रूल ऑफ लॉ is propounded by A.V. Dicey। ठीक है, इज प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी के द्वारा रूल ऑफ लॉ को दिया गया था। तो याद रखेंगे नाम। आंसर लिखते समय जैसे रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आता है तो आप ये इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है वो रूल ऑफ लॉ का ही पार्ट है, उसका ही एलिमेंट है। और रूल ऑफ लॉ को कंसेप्ट किसने दिया है? डाइसी ने। और अब ये रूल ऑफ लॉ है क्या, इसमें क्या कहा गया है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, लिखिए रूल ऑफ लॉ हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स। रूल ऑफ लॉ के 3 पार्ट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 भाग हो सकते हैं या 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला absence of arbitrary power। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि रूल का मतलब शासन, लॉ का शासन होगा। अब जैसे कहीं पे मोनार्की है तो वहां पे रूल ऑफ किंग हो गया। ठीक है, किंग जो बनाया, किंग इज द अल्टीमेट पावर हो गया यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब जो लॉ लिखा गया है सबको उसी के अनुसार चलना है। यानी
और अल्टीमेट लॉ ऑफ द लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, लॉज ऑफ द लैंड। तो यहां रूल ऑफ लॉ में सबको लॉ के अनुसार चलना है, लॉ के शासन में ही सबको रहना है। और लॉ क्या है? हमारे अल्टीमेट ऑफ द लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, ठीक है, उसके बनाए गए नियमों को फॉलो करना है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ का शासन। एवरी वन इज अंडर द लॉ, नो वन इज एबव द लॉ, लॉ इज द अल्टीमेट सोवरेन, यानी उसके पास हाईएस्ट पावर है लॉ के पास। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है। इसमें रूल ऑफ लॉ में 3 एलिमेंट है, तीन तरह से इसको समझा जा सकता है। पहला क्या बोलते हैं रूल ऑफ लॉ? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी लॉ के अनुसार सब लोग शासन चलाया जाएगा, सब लोग जो फॉलो करेंगे किसको? लॉ को, यानी शासन जो चलाया जाएगा लॉ के अनुसार, यानी वहां पे कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं होगा। आर्बिट्ररी पावर का मतलब जो मन में आया वो कर दिए, निरंकुश शासन, वो नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, ये पहला इसका मीनिंग है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। that is no man can be punished, no man can be punished except for a breach of law, except for a breach of law, यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं पनिश किया जा सकता है जब तक उसने लॉ को ना तोड़ा हो। वो तभी उसको पनिश कर सकते हैं जब उसने लॉ को वायलेट किया हो, लॉ को ब्रीच किया हो। इसका मतलब ये हुआ, आर्बिट्ररी नहीं है कि हमारे पास ऐसा मनमानी करने का पावर आ गया, किसी को भी सजा दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये एब्सेंट होगा रूल ऑफ लॉ में। दूसरा क्या बोलता है ये? दूसरी क्या बात बताता है रूल ऑफ लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने पहले ही पढ़ा। पहला एलिमेंट था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दूसरा एलिमेंट क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और उसी को हमने ले लिया है, रूल ऑफ लॉ से ही हमने अडॉप्ट कर लिया इक्वालिटी बिफोर लॉ को। तो दूसरा एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहला एलिमेंट था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, दूसरा एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है रूल ऑफ लॉ का? तीसरा एलिमेंट क्या है? द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। यानी रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो वहां पे रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो वहां पे इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स के राइट को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आता है तो इन तीनों एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है आपको, और लिखना है कि वन ऑफ द एलिमेंट इसका क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसे हमने आर्टिकल 14 में जगह दिया है ना। तो ऐसे रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है।
ठीक है।